मोदी जी का काम देखते हुए हम लोग बीजेपी की तरह कन्वर्ट हो गए कि अब हमें मोदी जी का हाथ नहीं छोड़ना है। सबसे ज्यादा जो पलायन होता है वो बिहार से होता है। पहले के जमाने में बैंक में लोन लेने जाते थे तो सरकार हमें चोर की नजर से देखती थी। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये वो सब ये चीजें बंद हो जानी चाहिए। सपा की सरकार थी और सारे उद्योगपति डर के भाग गए थे वहां से। मुसलमान थूक लगा रहा है, मुसलमान मस्जिद के अंदर कोरोना फैला रहा है। एक विशेष जाति वर्ग को तुम चिन्हित करके उसको बदनाम करोगे, वो गलत है। 4 तरह के टैक्स कांग्रेस के टाइम लगते थे, अलग अलग उनको जोड़ो तो 34% करीब होता है। आप उस समय आपको जरूरत थी आम आदमी की जरूरत थी ना, आप उस समय 0 नहीं करके 5% जीएसटी लगा सकते थे मेडिक्लेम के ऊपर। आपने क्यों 18% 11 साल बोला? अब आपको आज ये चीजें नजर आ रही है। जब देश आजाद हुआ तब बीजेपी नहीं थी, तब भी हिंदू मुस्लिम हुआ, नहीं तो क्यों बना पाकिस्तान? इतना मजबूत विपक्ष है बीजेपी का, हिला हिला डालेगा, वो टिकेगी नहीं वो सरकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं एक तरफ होने लगी है। नेताओं ने अपने आप को रिझाने के लिए जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार बिहार के जनता के बीच में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो है बीजेपी गठबंधन जो है, एनडीए सरकार की जो गठबंधन है, वो भी जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में जाकर रैली कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव बड़ा दिलचस्प है। चुनाव दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस बार जो है प्रशांत किशोर ने भी कमर कस लिया है। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि बिहार में इस बार तख्ता पलट होगा और चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होगा। अभी आपने देखा होगा कि नया जीएसटी स्लैब में भी तब्दीलियां आई। उसके बाद राहुल गांधी ने सीधे कह दिया कि ये जो जीएसटी स्लैब लाया गया है, ये कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को देख के लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बात और कही। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि अभी तक तो मैंने एटम बम फोड़ा था, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। तमाम अपनी अपनी दलीलें हैं, तमाम दलीलें जो है जनता के बीच में जो है नेता अपना शगुफा छोड़ते हैं। बहरहाल मैं जनता के बीच में हूं और जनता से जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो बिहार में चुनाव होगा तो सरकार किसकी बनेगी। तमाम जनता जनार्दन हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, इस बार बिहार में चुनाव है और चुनाव में बिहार में इस बार जो है किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं कांग्रेसी परिवार से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मोदी जी का काम देखते हुए हम लोग बीजेपी की तरह कन्वर्ट हो गए कि अब हमें मोदी जी का हाथ नहीं छोड़ना है। और अब मोदी जी की सरकार बनना कंफर्म इसलिए हो गया, जिसको मोदी जी सपोर्ट करेंगे वही जीतेगा, उसकी गारंटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ जितने भी वोटर आए हैं वो सपा और कांग्रेस के आए हैं। बीजेपी का दामन आज सही आदमी छोड़ेगा नहीं। आज हमारे देश ने तरक्की करी, एक एक घर में आर्थिक रूप से उन्नति हुई है, कैसे न कैसे पैसा हर घर में पहुंचा है। मतलब उन्होंने ऊपर बैठकर ऐसी नीतियां बनाई कि सबको काम मिले, पूरे देश में रोड बनाए, हजारों लोगों को काम मिला। पहले के जमाने में बैंक में लोन लेने जाते थे तो सरकार हमें चोर की नजर से देखती थी। 1500 कानून हटाए तो आज लोन मिलना सरल हो गया, किसी को भी लोन मिल जाता है, जिससे आदमी अपना व्यापार व्यवसाय कर सकता है। आज पढ़ाई के लिए लोन दे रहे हैं तो पढ़ाई में कितने बच्चों का भविष्य बन गया। तो मोदी जी की सरकार बनना 101% गारंटी हो गई और प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी और पक्की हो गई, क्योंकि बीजेपी का आदमी नहीं सरका है, वो सपा का और कांग्रेस का सरका है। मैं आपको लिखित देता हूं और नहीं तो मुझे साफ कर लूंगा। अगर नीतीश और बीजेपी की मिलकर सरकार नहीं बनी तो एनडीए की सरकार बनेगी। अभी सर क्या कहेंगे? बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है सर चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? अभी रुकिएगा, सर से बात कर लूं मैं। देखिए, मैं 22-23 साल से चाइना जा रहा हूँ। मैंने चाइना को ईंट दर ईंट बनते हुए देखा है। 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी स्टेट को जो है उसकी गरीबी मिटाने के लिए, वहाँ से पलायन रोकने के लिए, वहाँ की गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए। आज भी बिहारी जो है आपको हर स्टेट में मिल जाएगा।
सबसे ज़्यादा जो पलायन होता है वो बिहार से होता है और वो यूपी से होता है। मेरी दुकान पे जितने भी स्टाफ काम करते हैं 90% बिहार के हैं, दरभंगा के हैं, कटिहार के हैं, इधर के हैं, उधर के हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से जो इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी हैं बिहार में वो लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए मोदी जी का सपोर्ट है नीतीश को। तो मुझे समझ नहीं आती कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ क्यों नहीं आ रही। इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, बिहार आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए 20 साल 25 साल में कई मुल्कों ने अपनी जीडीपी जो है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर दी है। आप देखिए उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कितना ऊपर है। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये वो सब ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। और सिर्फ देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक सिम कार्ड की तरह होता है। आपने सिम कार्ड खरीदा, आपको एयरटेल ने, जियो ने आपको सर्विस दी, आपसे अपना बिल ले लिया। बिल जो है वो एक वोट है। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो आपको बहुत सारा जीएसटी आता है, आपको सही जगह पे उसको लगा के अपने स्टेट को आगे बढ़ाना है। मैं बस ये जानता हूँ। सर क्या कहेंगे? ये तो बहुत, एक मिनट मैं रुकिएगा, इनके ये बड़ा सवाल का वाजिब भी सवाल जवाब दूंगा। इन्होंने मुख्य रूप से 2 सवाल किए कि वहाँ इंडस्ट्रीज लग क्यों नहीं रही हैं, और दूसरा सवाल इनका था, क्या था, एक सवाल और अच्छा किया इन्होंने। तो पहले जीएसटी के पैसों का सही प्रयोग करके अपने राज्य का विकास करिए। पहले तो मैं यही बता दूं कि इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग रही। पहले बिहार में काफ़ी कुछ इंडस्ट्रीज थी, पहले ये पता करो इंडस्ट्रीज वहाँ से भागी क्यों। जैसे अभी राहुल गांधी ने कहा था ना, एक एक घर के सोने तक की जांच कर लेंगे, तो वैसे ही उस समय वहाँ वो कानून बना था जिसकी वजह से उद्योगपति भाग गए, और उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। आप पता करना किसकी सरकार थी। सारे एक मिनट बोल रहा हूँ, उस समय सपा की सरकार थी और सारे उद्योगपति डर के भाग गए थे वहाँ से। विकास बहुत टूट गई। अब वहाँ गुंडा राज इतना ज्यादा था, मतलब अभी भी और गुंजाइश है, हालांकि अभी भी गुंजाइश है, लेकिन पहले की हद में, पहले की तुलना में नीतीश कुमार ने बहुत कंट्रोल करा। और रहा बात जीएसटी की, तो जीएसटी पहले कितना लगता था, लोगों को लगता है कि अब जीएसटी लग रहा है। पहले एक एक्साइज टैक्स होता था, एक स्टेट सेल टैक्स होता था, एक सेंट्रल सेल टैक्स होता था, और उसके पहले एक चुंगी टैक्स होता था। 4 तरह के टैक्स कांग्रेस के टाइम लगते थे, अलग अलग, उनको जोड़ो तो 34% करीब होता है, और आज 18, और अभी 18 को भी कम किया। पर अब क्या है, अब दिखा के ले रहे हैं, पहले छुपा के था जो कि व्यापारी खा जाता था। अब व्यापारी उतना नहीं खा पा रहा है, उसको और कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तो एक नया बिल आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन टैक्स ले लो और सारे टैक्स खत्म कर दो, जिसकी आईपीएल डल चुकी है। सर साफ तौर पे आरोप है, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। एक जवाब, इनका एक सवाल और था, मेरे को याद है, और इन्होंने कहा कि अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे जब देश आजाद हुआ तब बीजेपी नहीं थी, तब भी हिंदू मुस्लिम हुआ, नहीं तो क्यों बना पाकिस्तान, क्यों बना बांग्लादेश। मैंने कहा नहीं होना चाहिए, मैंने ये हाँ, कहा नहीं होना चाहिए। तो अभी भी कोई बीजेपी नहीं कर रही। मोदी के राज में मुस्लिमों के पहले घर बने, हिंदुओं के बाद में बने, उसने सबको बराबर अधिकार दिया। जितने भी कार्ड बने, ऐसा नहीं कि उनको नहीं बने। और वो कांग्रेस के राज में कर्नाटक में जो आरक्षण बना वो मुस्लिमों के लिए बना है। आपकी गाड़ियों पे छूट मुस्लिमों को दी, क्योंकि वोट, अरे सबको एक नज़र से देखो। और आपके दूसरे स्टेट में भी ऐसे ही हो रहा है। वो जो बंगाल में अभी कोशिश की उन्होंने आरक्षण देने की, जबकि फिक्स हो चुका है कि ये ही, इनको ही आरक्षण मिलेगा। हिंदू मुसलमान को इस नज़र से देखते हैं, बाकायदा टीवी पे कोरोना में चलाते हैं, मुसलमान थूक लगा रहा है, मुसलमान मस्जिद के अंदर कोरोना फैला रहा है। ये हिंदुस्तान में इस तरीके से हिंदू मुसलमान तो सर कई वीडियोस वायरल हुए हैं। इसका जवाब, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 1-2 वीडियो नहीं है, 100 से ज्यादा 200 वीडियो बाजार में आ गए। इसका मतलब क्या है, कुछ तो है। एक विशेष जाति वर्ग को तुम चिन्हित करके उसको बदनाम करोगे, वो गलत है। एक तरफ तुम स्वार्थ की बात करते हो, दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हो, बेकार की बात है। सौहार्द तो हम भी चाहते हैं, लेकिन सौहार्द का मतलब नहीं है कि हम हमारा मुंह बंद कर लें। दिख रहा है ना, आंखों में दिख रहा है ना। राहुल गांधी जो है वोट चोर का आरोप लगा रहे, कह रहे कि मोदी जी ने वोट चोर कर दिया। सर उसके बाद उसको लेकर क्या उसको आखिर हार मान ली ना, उन्होंने ट्वीट क्यों डिलीट किया, फिर उनके साथियों ने ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया। घबरा गए ना कि गलत लिखा है। चुनाव आयोग उन्हीं के फेवर में काम कर रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ, एक लाइन, वोट चोर कौन है, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखो कि क्या नेहरू पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो क्या उन्हें पूरे वोट मिले थे। पूरी दुनिया के सामने है, 1 वोट मिला था।
और वोट मिले थे किसको, आप नाम बताइए। पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को वोट मिले। ये उसी दिन पहली स्टार्टिंग ही बेईमानी से बनी सरकार। ये लोग इस प्रकार के लोग सिर्फ भूतकाल में जाते हैं, वर्तमान में नहीं देखते कि वर्तमान में क्या करना है। आप भविष्य की बात करोगे, आप वर्तमान की बात करोगे, आप वर्तमान की बात करोगे, भूतकाल में घुसे रहोगे किसने क्या करा क्या नहीं करा। आप सर, आरोप तो लगा, आरोप तो लगा रहे हैं ना राहुल क्या गांधी। बता दो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाकायदा टीवी पे आकर के बोलते हैं कि मैंने जीएसटी कम कर दी। भाई तूने जीएसटी, आप प्रधानमंत्री होकर बात बोल रहे हो कि कांग्रेस के राज में क्या होता था, उस समय की स्थिति थी। आपको उस समय की स्थिति पता है क्या स्थिति होती थी? अभी आपको एक मिनट मैं बोलूँगा, आप मेडिक्लेम के ऊपर 18% जीएसटी ले रहे थे। एक मेडिक्लेम आम आदमी कराता था उस समय, अब इन्होंने कम करा, अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या सोच के करा ना, लोगों ने अपने व्यूज़ दिए, लोगों ने बताया तो मेडिक्लेम आम जनता को हक है, मेडिक्लेम हर सरकार का हक है, उसको मेडिक्लेम देना, फ्री में देना। जीएसटी में जो बदलाव हुआ इसको खुश नहीं है। जीएसटी पे बोल रहा हूँ, आप उस समय 18%, आप इतने भली सरकार थी, आप उस समय आप ऐसे निर्णय लेते ना, आप इसको फ्री में करते। 5 जनता के हित में इसको नहीं मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनता के हित मैं में। जवाब दे रहा हूं, देखो नहीं माना, सुनो पूरी बात सुनो। आप पूरी बात नहीं सुन रहे। आप 11 साल से आप 11 साल से आप सत्ता के अंदर हो। आप 12वें साल सुनो 12वें साल में आप जाग रहे हो। क्यों जाग रहे हो? आप मेडिक्लेम की बात कर रहे थे ना, भाई साहब कह रहे हैं जीएसटी 18% है। आप उस समय आपको जरूरत थी, आम आदमी की जरूरत थी ना, आप उस समय 0 नहीं करके 5% जीएसटी ला सकते थे मेडिक्लेम के ऊपर। आपने क्यों 18% 11 साल बोला? अब आपको आज ये चीज़ नजर आ रही है। चलो देखिए साहब, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसके हाथ में खजाना खाली था, तो गोल्ड भी पुरानी सरकारों ने गोल्ड तक नीलाम कर दिया। गोल्ड वापस लाए और खजाने में कुछ पैसा होगा तो आप मजबूत होगे। खजाना कांग्रेस के टाइम खाली था। 54 लाख करोड़ का हमारे ऊपर ऋण था 2014 तक, 47 से लेके 2014 तक। आज वो ऋण जो है 2,15,000 करोड़ है। ये क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो जो ऋण होता है ना कि जीडीपी के ऊपर ऋण रहता है, ऋण जो होता है, अभी जवाब देने नहीं दे रहा है, ऋण जीडीपी के ऊपर रहता है। नौकरी दिया 17 महीना में, 17 महीना नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाया तेजस्वी यादव, तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। सुनिए ना, 5 लाख। सुनो, तेजस्वी यादव की जो सरकार थी, मैं पहले ऋण वाला जवाब लो क्या है। देखिए ऋण, अरे भाई साहब आप ही डिबेट करो, ये लो ना बोलो अरे तो ले लो, ना बोलो यार, जवाब तो ले लो। हम का डिबेट खराब कर रहे हो। बारी बारी अपने सवाल पूछो यार। क्या था, ऋण जीडीपी के ऊपर होता है। जैसे एक बड़ा अमीर आदमी करोड़ों का ले सकता है, लेकिन गरीब आदमी हजारों का नहीं ले सकता। तो आज भारत बहुत अमीर है, इसलिए बड़ा ऋण लेने की कुवत रखता है। और पहले की सरकारें पटा नहीं पाती थी तो सोना गिरवी रखती थी, छोटे ऋण में भी। और मोदी जी ने तो अमेरिका तक को ऋण दिया हुआ है अभी। और इसके बाद इन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी। देखो तेजस्वी की मार्केट हो गई थी खत्म, तो उसने कहा जो देगी गवर्नमेंट तनख्वाह देगी, तो बिना सोचे समझे 21 लाख साइन कर दिए और उसमें भी कई डिफाल्टर भर दिए। क्या जवाब देना चाहेंगे बताइए। तो कहते डिफॉल्टर था वो। अरे कोई डिफॉल्टर नहीं था, यही नीतीश कुमार बोले थे कि ये अपना बाप के यहाँ से नौकरी देगा तेजस्वी, अपना बाप के यहाँ से। और वही नीतीश अभी नीतीश कुमार कर रहा है। जब हम सरकार में थे तो हम कब किया, और ये पहले ही चुनाव से पहले ये बोलते थे कि अपना बाप के यहाँ से देगा। वही 17 महीना में 5 लाख तेजस्वी यादव नौकरी दी इस युवा को। जब 2 नौकरी है। जब 17 महीने में नौकरी दिया ना, तब भी सीएम नीतीश कुमार ही था, तेजस्वी नहीं था। पूरी बात सुनो। और इनके हाथ में पद आया, इन्होंने रातों रात लिख तो दिया बिना सोचे समझे, सिर्फ मार्केट में अपनी हवा करने के लिए। अरे आप खर्च तब करोगे जब आपके पास हो, पर इन्होंने बिना सोचे समझे कर दिया। कोई भी कदम सोच समझ के उठाया जाता है। पहले पाकिस्तान से कंपटीशन होता था, आज अमेरिका भी फेल हो रहा है। और बात करते हैं यार, तुम भी बात सुनते हो। मेरी ट्रेन का टाइम है और ये कह रहा है सीज फायर करवा दिया। ये कह रहा है सीज फायर करवा दिया। ये कह रहे कि पाकिस्तान के सामने मोदी ने घुटना टेक। जवाब दे रहा हूँ। अरे जो ट्रम्प जो ट्रम्प हिंदुस्तान में अमेरिका के दूध के लिए मार्केट नहीं खुलवा पाया, वो मोदी को झुका लेगा। मोदी अड़ियल घोड़ा है, वो किसी से नहीं झुकता है। कितनी बार झुकाने की बात करी। मोदी जी का चंद्रमा नीच का है,
अगर 500 टुकड़े कर लोगे तो नहीं झुकेगा। नीच के चंद्रमा वाले यहाँ भी कोई हो वो भी नहीं झुकेंगे। 25 के चुनाव के बाद केंद्र में सरकार गिरने जा रहा है। केंद्र में सरकार गिरने जा रहा है। कब चुनाव? बिहार चुनाव के बाद। सर ये कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार गिर जाएगी, बिहार चुनाव जैसे ही होगा उसके बाद केंद्र की सरकार गिर जाएगी। देखिए साहब, जी ये नीतीश मोदी जी तो नायडू आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में। मोदी जी ने तो अभी भी कह दिया था तुम सरकार बनाओ। इतना मजबूत विपक्ष है बीजेपी का, हिला हिला डालेगा, वो टिकेगी नहीं वो सरकार। ये तो 2 लोग मिले हुए हैं, वो तो 50 कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं। क्या बात करते हो यार, ट्रेन का टाइम है, ट्रेन पकड़ना है, नहीं तो ऐसे जवाब देता। चलिए आशुतोष, ये तमाम मुद्दे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करने की जरूरत है। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।